वह भेड़िया कबीले का राजा था। फिर भी उसने अपनी शक्ति छिपा रखी थी, स्कूल में एक पार्ट टाइम हैंडीमैन बनकर। एक दिन उस लड़की ने गलती से उसका रूपांतरण देख लिया और उसी पल उसके और भेड़िया राजा के बीच एक अटूट बंधन बन गया। जब भी वो लड़की परेशान होती, भेड़िया राजा तुरंत अपने असली रूप में लौट आता। लेकिन जब वो मुस्कुराती तो उसके सिर पर छोटे छोटे फूल खिल उठते। वो भले ही एक बिगड़ी हुई अमीरजादी थी, लेकिन स्कूल में उसका पसंदीदा शौक था फेंकी हुई चीजें इकट्ठा करना। उस दिन सुयिंग ने अभी अभी एक पुराना अखबार उठाया ही था कि उसके पहले पन्ने की हेडलाइन ने उसका ध्यान खींच लिया। हाल ही में चिप सिटी में कई भयानक जानवरों के हमलों से दहशत फैल गई थी। पीड़ितों की हर हड्डी टूटी मिली थी, शरीर बुरी तरह विकृत और उनका दिल तक गायब था। वो खुद से बड़बड़ाई, क्या सच में शहर के बाहर जंगली जानवर घूम रहे हैं? बेन ने कंधे उचकाए। उसे इससे फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए मायने रखता था कि क्या वो स्कूल के सारे अखबार अपने लिए रख सकती है। अचानक पीछे से एक तीखी चीख सुनाई दी। लड़कियों का एक समूह नए रिपेयरमैन पर फिदा था। लंबा, खतरनाक रूप से खूबसूरत, एक जंगली आकर्षण के साथ जो दिलों की धड़कनें तेज कर देता था। लेकिन कभी कभी बस उसकी नज़र से नज़र मिलाना ही रूह कंपा देने के लिए काफ़ी था। तभी एक लड़की ने पीछे खड़ी सुयिंग को देखा और ताना मारा, अरे ये तो कचरा लड़की है, फिर से कबाड़ उठाती फिर रही है, छोटी बेवकूफ़। सुयिंग ने मासूमियत से पलकें झपकाई और हाथ में पकड़े अखबार की ओर इशारा किया। तुम इसकी बात कर रही हो? ये 50 सेंट किलो बिकता है, अगर पुराना एडिशन हो तो और भी ज्यादा। ये कचरा नहीं, पैसा है, तुम समझती नहीं। दूसरी लड़की का गुस्सा फौरन भड़क उठा। ओह, तो कचरा उठाकर अब तुम खुद को खास समझने लगी हो? उस सिर की चोट के पीछे छिपकर तुम बेवकूफ बनती फिरती हो। वो कदम ब कदम उसकी ओर बढ़ी और सुयिंग जरकर पीछे हटती गई। उसे पता ही नहीं चला कि उसकी पीठ ठंडी रेलिंग से टकरा गई और उसका पैर फिसल गया। वो पीछे की ओर गिरने लगी। उसे लगा वो खत्म हो गई, लेकिन अगले ही पल एक मजबूत हाथ ने उसकी गर्दन के पीछे पकड़कर उसे हवा में बिल्ली के बच्चे की तरह उठा लिया। उसने चौंक कर पीछे देखा और बर्फ जैसी ठंडी चुभती नीली आंखों की एक जोड़ी से सामना हुआ। उसके सामने खड़ा वो लंबा आकर्षक युवक था, गोरा शरीर, तराशे हुए मांसपेशियां और शिकारी जैसी गहरी निगाहें। आसपास खड़ी लड़कियां एक पल को जम गई। ये नया रिपेयरमैन था। वो सुयिंग को धीरे से जमीन पर उतारते हुए गहरी आदेशात्मक आवाज में बोला, पीछे हटो, ये इलाका निर्माण के तहत है। उसकी आवाज में ऐसी ठंडक थी कि लड़कियां सहम गई और अगले ही पल सब भाग गई, सुयिंग को वहीं स्तब्ध छोड़कर। क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? उसकी आवाज ने उसे होश में लौटाया। वो जल्दी से सिर झुकाकर भागती चली गई, अंदर ही अंदर कांपती हुई। ओ भगवान, सिर्फ एक नजर से ये इतना डरावना कैसे हो सकता है? लेकिन भागते भागते अचानक वो लौट आई और उसके हाथ के पीछे एक छोटा सा बैंडेड चिपका दिया। आखिर उसने उसे बचाया था। उसने झुककर तेजी से धन्यवाद किया और फिर दौड़ पड़ी। हाँ, वो अभी बेहद डरावना था। वो आदमी सुयिंग की जाती हुई आकृति को देखता रहा, फिर अपनी हथेली पर लगे बैंडेड को घूरता रहा। उसकी आंखें अब भी ठंडी और खाली थीं। उस दोपहर स्कूल के बाद हेन ने उसके हाथ में झाड़ू थमा दी। आज सफाई तुम्हें करनी है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रुकने वाला। अगर टीचर से डांट नहीं खाना चाहती तो सब चमका देना। सुयिंग कुछ कहने ही वाली थी कि उसने रोक दिया। टीचर को बताने की मत सोचना, यहाँ का कैमरा खराब है, कोई सबूत नहीं, और दीवार फाड़ने की बात भी मत बताना। लेकिन अगले ही पल सुयिंग ने आसानी से लोहे का गेट खोल दिया। मैं बस ये बताने जा रही थी कि पिछला दरवाजा खुला है, तुम्हें चढ़ने की जरूरत नहीं। मैं चाहूं तो चढ़ूंगा, तुम कौन होती हो? वो बड़बड़ाता हुआ चला गया, सुयिंग को अकेला छोड़कर। जैसे ही वो सफाई खत्म करने वाली थी, पिछली पहाड़ी से एक तेज चीख सुनाई दी। ये हेन की आवाज थी। क्या वो मुसीबत में था? वो आवाज का पीछा करते हुए पहाड़ी की ओर बढ़ी, लेकिन आधे रास्ते पहुंचकर वो जड़ हो गई। हेन जमीन पर लहूलुहान पड़ा था और उसके ऊपर एक विशाल काला भेड़िया खड़ा था, बिना पलक झपकाए उसे घूरते हुए। वो चीज क्या थी? भेड़िया लग रहा था, लेकिन बहुत बड़ा, सामान्य भेड़िए से कहीं ज्यादा विशाल। खून की बदबू हवा में फैल गई थी। सुयिंग ने सांस रोक ली और पेड़ के पीछे छिपकर प्रार्थना करने लगी कि उसे देखा न गया हो। लेकिन अचानक पीछे से सरसराहट की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा और उसकी आंखें भय से फैल गई। उस विशाल भेड़िए का शरीर मरोड़ता हुआ इंसान के शरीर में बदल रहा था। अखबारों की सारी हेडलाइन उसके दिमाग में चमक उठी। सब समझ आ गया, उन लोगों को उसी ने मारा था और वो खुद एक भयानक खौफ के बीच जा गिरी थी। उस आदमी की आंखें गहरे लाल हो गई और उसकी आवाज ठंडी, हड्डियां जमा देने वाली थी।
लगता है एक छोटी चूहिया अंदर आ गई है। अगले ही पल वो धुंध बनकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। चूंकि तुमने मुझे देख लिया है, अब तुम्हें खा ही लेता हूं। जैसे ही वो उसकी ओर बढ़ा, सुइंग ने घबराकर कहा, अगर आपको भूख लगी है तो शायद आप कुछ और खा सकते हैं। उसका हाथ हवा में ही रुक गया। उसने हल्की हंसी छोड़ी। ओह, और मैं क्या खाऊं? सुइंग ने कांपते हुए कहा, शायद हम बात कर सकते हैं। उसकी मुस्कान खतरनाक हो गई। उसने पीछे पड़े खून से सने हैन की ओर इशारा किया। उसे खा जाऊं तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। सुइंग कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक उसका चेहरा सख्त हो गया। उसे किसी के आने का आभास हो गया था। लगता है आज किस्मत तुम्हारे साथ है। उसकी लाल आंखें सुइंग पर टिक गई। उसने होठों पर उंगली रखकर इशारा किया, चुप रहना। अगर तुमने बाद में एक भी गलत बात बोली तो अगली बार इतनी खुशकिस्मत नहीं रहोगी। उसने उसकी उंगलियों को हल्के से दबाया और सुइंग की दुनिया काली हो गई। वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जब तक स्कूल की सुरक्षा टीम पहुंची, वो वेयरवुल्फ गायब हो चुका था। बस सुइंग और खून से लथपथ हैन को ही अस्पताल ले जाया गया। उस रात वेयरवुल्फ टोपा रिज पर खड़ा था, दूर पहाड़ियों को घूरते हुए। चांदनी के नीचे जमीन से एक विशालकाय कंकाल का धुंधला सा आकार उठा जाता था। तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आई, सुना है किसी ने तुम्हारा चेहरा देख लिया, सब संभाल लिया। छाया से एक बड़ी ग्रे भेड़िया निकलकर एक सुशोभित युवती में बदल गई। उसके पीछे एक बेढंगा सा हस्की भी था। बस एक लड़की थी और उसने कोई तस्वीर या रिकॉर्ड नहीं किया, आदमी ने शांत स्वर में कहा। और तुम पक्का हो वो बात नहीं करेगी? येन ने ठंडी मुस्कान दी। मानव सभी एक जैसे होते हैं, जो समझ ना आए उसे बकवास समझ लेते हैं। अगर वो बोले भी तो कोई विश्वास नहीं करेगा। वो रुका। कुछ लोग तो अपने भगवान से भी दुआ मांगेंगे, जबकि असल में उनका भगवान एक चोर से ज्यादा कुछ नहीं। उसकी बहन चुपचाप उसकी ओर देखती रही, फिर दूर उठते विशालकाय कंकाल की ओर देखने लगी। हस्की ने आलस से कहा, दूसरे भाई, बच्चों को डराना अच्छी बात नहीं है। खाना खेलने के लिए नहीं होता, वो तो बिल्ली वाला काम है। येन ने उसे तिरछी नजर से देखा। मुझे इंसान बस खिलौने लगते हैं। हाँ, पर खिलौने तो कुत्ते खेलते हैं। अगले ही पल हस्की हवा में उड़ गया, येन की एक जोरदार लात से। बहन ने अपनी आस्तीन से कुछ निकाला, एक दिल का टुकड़ा। इसे हमारी पीढ़ियों में संभाल कर रखा गया है, इसी से गेटकीपर का पता चलेगा। अगर हम पूरे दिल को खोज लें तो शायद हमारी कबीले के पास अब भी जीने की उम्मीद हो। येन ने टुकड़ा गया। उसकी नजर फिर से पहाड़ों पर टिक गई। वेदर, उसने धीमे से कहा। लेकिन तभी वो टुकड़ा हल्का चमका और उसके हाथ पर लगे बैंडेड के साथ अनुनाद करने लगा। तीनों ठिठक गए। इतनी जल्दी रिएक्शन, ये तो अजीब है। एक बैंडेड गेटकीपर है, सच में? हस्की ने मजाक उड़ाया और फिर एक और पिटाई मिली। बहन की आंखें सिकुड़ गई। वो बैंडेड उस लड़की का था। क्या वो दिल से जुड़ी है या गेटकीपर इंसान ही है? अगले दिन येन उसकी गंध का पीछा करते हुए लड़की के महलनुमा घर तक पहुंचा। हर तरफ सुरक्षा तैनात थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो बिखरी दिमाग की लड़की एक असली अमीरजादी होगी। उसने खिड़की से झांका। सुइंग जमीन पर बैठी बोतलों और डब्बों वाली अपनी जुगाड़ू जालियां बना रही थी। काम पूरा कर उसने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। येन को लगा था कि लड़की उसे पकड़ने के लिए जाल लगा रही थी, लेकिन नहीं, वो हैन को पकड़ने के लिए तैयार थी। येन की मुस्कान शैतानी हो गई। उसने उंगली उठाई और हल्की सी फूंक मारी। अगले ही पल तेज हवा कमरे में घुसी और उसके सारे जाल बिखर गए। सुइंग का टूटता दिल देखकर वो खिड़की के बाहर अपनी हंसी दबाता रहा। फिर उसका मन खटक गया। दिल का टुकड़ा अभी तक प्रतिक्रिया क्यों नहीं कर रहा था? शायद वो पर्याप्त पास नहीं था। उसी पल उसने खिड़की में झांका और सुइंग को घुटनों पर बैठे हाथ में आईना लिए देखा, और आईने में उसका चेहरा खिड़की के बाहर। ओह नहीं, वो मुझे देख रहा है। उसके दिमाग में वो लड़की चमक उठी जिसे उसने काटा था। वो जानती थी अब उसे भागना होगा। वो दरवाजे के हैंडल की ओर झपटी, लेकिन दरवाजा छूने से पहले एक ठंडा मजबूत हाथ उसकी कलाई को पकड़ लिया। दूसरे हाथ ने उसके मुंह को ढक लिया। वही गहरी बर्फीली आवाज उसके पीछे फुसफुसाई, मैंने तुम्हें बोलने से मना किया था। तुम पुलिस के पास भागी और फिर भी पकड़े नहीं गए। उम्मीद मत रखना कि वो तुम्हें बचा लेंगे। उसकी आंखें फैल गईं। उसने पुलिस को बताया था, लेकिन कोई उसे पकड़ क्यों नहीं पाया? बाहर कदमों की आवाज आई। कुछ देर बाद एक नौकर बोला, मिस स्यूटिंग, आप ठीक है? अंदर कोई आवाज आई थी, आप अंदर हैं? वो चाहकर भी आवाज नहीं निकाल पाई। डर था कि कहीं वो उसे मार न दे। नौकर ने दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ सुइंग खड़ी थी, सामान्य, चुप, बिना किसी भाव के। नौकर ने भौं सिकोड़ी, कमरा कचरे से भरा है। मिस स्यूटू फिर से कचरा ले आई? पिछली बार क्या हुआ था याद नहीं? नौकर के जाते ही वेयरवुल्फ फिर से खिड़की से अंदर झुका। अभी तुम काफी आज्ञाकारी थी, मेरे बारे में एक शब्द नहीं कहा। सुइंग ने होंठ खींचकर उसकी ओर देखा। क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्हें देखने वाला कोई ले जाया जाएगा। तो बताओ, तुमने मेरे सहपाठी पर हमला क्यों किया लेकिन उसे खाया नहीं? तुमने मुझे नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? तुम बस मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? डर के बावजूद वो सच्चाई जानने से खुद को रोक नहीं पाई।
आदमी की मुस्कान ठंडी और व्यंग्यात्मक थी। क्योंकि मजा आता है शिकार को कांपते देखना, उनकी चीखें सुनना, उन्हें डर डर कर जीते हुए देखना। इसे खाना उससे ज्यादा संतोष देता है। सुइंग ने मुट्ठी भींच ली। तुम एक मानक हत्यारे हो, तुम्हें जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। अंदर ही अंदर उसने सोचा, अगर हेन जाग गया तो वो भी उस काले भेड़िए को पहचान लेगा। अगर दोनों गवाही दे दे तो पुलिस को मानना ही पड़ेगा। लेकिन फिलहाल वो जोर से धम से फर्श पर बैठ गई। अगर तुम मुझे खाने वाले हो तो जल्दी कर दो। मैं तुम्हें हरा नहीं सकती, तुमसे तेज नहीं भाग सकती। कुछ भी कर लो, बस खत्म कर दो। वेयरवुल्फ पल के झपकाता रह गया, फिर अचानक जोर जोर से हंसने लगा। काफी देर बाद वो सीधा होकर बोला, एक काम कर दो तो मैं तुम्हें चोट भी नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि तुम्हें मुझे हमेशा के लिए छुटकारा पाने का मौका भी दूंगा। क्या ये सच हो सकता है? उसके मन में शक घूम गया, लेकिन उसका सिर हाँ में वैसा ही हिला जैसे दाना चुगती चिड़िया। आखिर इससे ज्यादा बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता था। यूं ही वो कत्ल खाने ले जाए जाने वाली मेमनी की तरह खड़ी रही जब यान ने उसके सामने दिल का टुकड़ा लटकाया। अजीब, कोई प्रतिक्रिया नहीं। क्या ये सच में सिर्फ उस बैंडेड की वजह से थी, या उसने कुछ बेहद जरूरी बात नजरअंदाज कर दी? उसी दौरान टुकड़ा गलती से उसकी त्वचा को छू गया। यान की उंगलियों में तीखी जलन दौड़ी और अगले ही पल वो टुकड़ा बिजली की तरह सुइंग के शरीर में समा गया, पूरी तरह गायब। दोनों जम गए। सुइंग को महसूस हुआ जैसे उसके भीतर कोई तरल बह रहा हो, धीरे धीरे नसों में। अचानक सफेद धुएं का गुबार उठा और वेयरवुल्फ अपनी असली शक्ल में था। दोनों 2.5 सेकंड तक चुपचाप घूरते रहे। फिर यान वापस इंसानी रूप में आया, लेकिन उसकी आंखें अब शक और बेचैनी से भरी थी। तुम आखिर हो क्या? सुइंग ने पलकें झपकाईं। पहली बार उसे किसी राक्षस ने राक्षस कहा था। उसने मन ही मन बड़बड़ाया, सच में तुम्हारे पूरे शरीर पर काला फर है, तुम ही ज्यादा राक्षस लगते हो। यान चुप हो गया। वो सिर्फ एक साधारण इंसान होनी चाहिए थी। टुकड़े ने पहले उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन अब उसने उसे पूरी तरह निगल लिया था, यहाँ तक कि उसके खुद के शरीर ने भी। इस सोच ने यान का सब्र तोड़ दिया। उसने अचानक उसे कंधे पर उठा लिया, जैसे अभी बोरिया बिस्तर बांध कर ले जाएगा। रुको, ये क्या हो रहा है? तुम झूठे, तुम अपना वादा तोड़ रहे हो। तुमने कहा था अगर मैं ठीक से रहूंगी तो मुझे छोड़ दोगे। यान का चेहरा चिढ़ से मरोड़ गया। चुप रहो, तुम समझती हो मैं इंसानों के साथ बंधना चाहता हूँ। अब उसका प्लान साफ था, सुइंग को वुल्फ डेन ले जाना और पता लगाना कि वो सच में है क्या। लेकिन कुछ कदम चलते ही वो रुक गया। सुइंग ने उसकी नज़र का पीछा किया। 2 वेयरवुल्फ एक नशे में धुत आदमी पर हमला ही करने वाले थे। यान ने उसे पास की शाखा पर बिठाया, एक चेतावनी फेंकी और पलक झपकते ही वो गायब हो गया। अगले ही पल वो उन 2 वेयरवुल्फ के पीछे था। दोनों को एक झटके में धराशाही कर दिया। डरे हुए वेयरवुल्फ कांपते हुए बोले, गलत मत समझो, हम बस उस नशे में धुत आदमी का पीछा कर रहे थे, हम दखल नहीं देना चाहते थे। यान की नज़र बर्फ बन गई। तो तुम्हें मालूम है ये मेरी टेरिटरी है, फिर भी हिम्मत कर ली? किसने हौसला दिया तुम्हें? उसकी पकड़ कस गई। रात में चीखें फैल गईं। ऊपर पेड़ पर बैठी सुइंग सिहर उठी। वो समझ नहीं पा रही थी वो मार रहा है या बचा रहा है। फिर एक बात उसके दिमाग में चमकी। बाद में जब उसे वापस खींचकर लाया गया तो बड़ी बहन ने सारी कड़ियां जोड़ दीं। तो बात ये है, अगर तुम उस लड़की से ज्यादा देर दूर रहे तो तुम अपनी इंसानी शक्ल भी नहीं रख पाते। हमें दिल का टुकड़ा निकालने का तरीका ढूंढना होगा। तब तक तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम उसी के पास रहोगे। और इस तरह सुइंग को ले आया गया, कथित तौर पर वुल्फ डेन में। उसने सोचा था खुले मैदान, नीला आसमान, घास का समंदर, लेकिन अंदर था पूरी तरह सजा धजा 3 बेडरूम वाला फ्लैट और एक हस्की मुंह में चप्पल लिए उसकी ओर चलते हुए। सेकंड ब्रदर, जूते बदलो, फर्श अभी पहुंचा है। जूते बदलना? ये विशाल कुत्ता ऐसे घर में घूम कैसे रहा है? अगर पड़ोसियों ने देख लिया तो? उसे लाया ही क्यों था? वो भागकर रिपोर्ट क्यों नहीं करेगी? उसने यान को तिरछी नजर से देखा। उसने देख लिया और मुस्कुरा उठा। तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूं क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कहोगी। कह लो, जैसे पहले पुलिस बुलाई थी, कुछ नहीं हुआ ना? सुइंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपना दामन मसल लिया। लेकिन यान अपनी अकड़ का मजा ही ले रहा था कि फिर वही अजीब एहसास हुआ और वो फिर भेड़िए में बदल गया, इस बार पहले से भी बुरी हालत में। बेचारा हस्की, उसका साफ फर्श गया। सुइंग को बहन की बात याद आई। उसकी इंसानी शक्ल उस पर निर्भर थी। उनकी नजरें मिली और दोनों के दिमाग में एक ही बात आई,
अगर मैं बुरे मूड में आ जाऊं तो ये बदल जाता है। सुइंग कुछ पल जमी रही, फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। रुको, मैं इसका फायदा उठा सकती हूँ, इससे मेरी जान बच जाएगी। ये तो परफेक्ट है। उसका मूड तुरंत अच्छा हो गया और उसी क्षण यान वापस इंसान बन गया और उसके सिर पर एक नन्हा फूल खिल गया। क्या मेरे सिर पर कुछ है? उसने भवे से कोड़ी। सुइंग ने पहले हाँ में सिर हिलाया, फिर तुरंत ना में सिर हिलाया। वो हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फूल एक के बाद एक खिलते गए। यान का चेहरा शर्म से काला पड़ने लगा। अपनी भावनाएं काबू में रखो, इसमें क्या मजेदार है? मैं हंसूं नहीं तो क्या करूं? सुइंग ने जवाब दिया। बहन ने जादू से उसका भविष्य देखने की कोशिश की, लेकिन बीच में ही उसकी उंगलियां झनझनाने लगीं। वो चौंक गई। फिर उसने सिर हिलाकर यान को इशारा किया। कुछ नहीं दिख रहा। यान का चेहरा अंधेरा पड़ गया। तीनों की घूरती नजरें उस पर टिक गईं, जैसे वो कोई अजीब जीव हो। क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? यान धीरे से बोला। छोटी बटेर, चलो बात करते हैं। छोटी बटेर? सुइंग तमतमा गई। तुम ही बटेर, तुम्हारा पूरा खानदान बटेर। ठीक है, बात कर सकते हैं, लेकिन पहले एक शर्त। यान मुस्कुराया। ओ, अब शर्तें रख रही हो? चलो सुनाते रहो। मुझे चोट मत पहुंचाना और मुझे मत खाना। अगर ये मान लो तो मैं बात करूंगी। सुइंग ने सोच लिया था, दिल का टुकड़ा उसके लिए जरूरी है और उसकी ताकत शायद उसी पर निर्भर थी। तो फिलहाल वो सुरक्षित थी। यान ने चुपचाप सिर हिला दिया। ठीक है, बात करते हैं। जैसे ही उसने कहा, उसके सिर पर फूल खिला, फिर और। सुइंग के चेहरे पर खुशी फैल गई। जिंदगी फिर से खूबसूरत। लेकिन अगले ही पल कमरे में गहरी गड़गड़ाहट गूंजी। वो फिर डर गई। वेयरवुल्फ आखिर वेयरवुल्फ ही होता है। पास ही कोई रहस्यमयी आदमी सब देख रहा था। अंदर यान ने अपना रिपेयरमैन जैकेट उतारा और उसे कमर पर बांध लिया। तभी उसने सुइंग को घूरते हुए पकड़ा। क्या देख रही हो? सुइंग की आंखें चमक उठी। तो वेयरवुल्फ भी कपड़े बदलते हैं? मुझे लगा तुम लोग एक ही आउटफिट में कहानी खत्म करते हो। यान की भवें फड़क गई। ये लड़की किस तरह सोचती है? वो आगे बढ़ा, कमरे की लाइट बंद की और अगले ही पल उसे कंधे पर उठा लिया। वो चिल्लाने ही वाली थी कि उसने शांत आवाज में कहा, मैं तुम्हें घर छोड़ रहा हूं। घर? उसका दिल उछल पड़ा। और फिर यान के सिर पर एक और फूल खिला। बाहर निकलते ही यान ने हस्की को एक संकेत दिया। हस्की ने समझदारी से सिर हिलाया। समझ गया सेकंड ब्रदर, कोई वहां छिपा था। यान सुइंग को घर छोड़ देगा और चुन उस घात लगाए वेयरवुल्फ को संभालेगा। सुइंग ये समझ नहीं पा रही थी, ये सब एक ही जाति के नहीं थे। शायद ये एक ऐसी दुनिया थी जिसे वो अभी नहीं समझती थी, रहस्यमयी और खतरनाक। कम से कम उसकी जान फिलहाल सुरक्षित थी। इस सोच से राहत मिली और धीरे धीरे वो उसके कंधे पर ही सो गई। अगली सुबह सुइंग अपनी आलीशान बिस्तर में जागी। वो उछलकर बैठ गई, पता लगाने कि कल सब सपना था या नहीं। लेकिन जैसे ही उसने अपने मिट्टी से भरे पैर देखे, उसकी आखिरी उम्मीद टूट गई। अब दिमाग ने काम करना शुरू किया। 1, वो वेयरवुल्फ उससे दूर नहीं जा सकता। 2, वो कल छत पर था, खिड़की से झांक रहा था। और सच में वो वहीं सो रहा था। तो वो सो भी जाता है। पर वेयरवुल्फ तो निशाचर होते हैं। अचानक उसे आइडिया आया। अगर वो सोता है तो अगर वे टुकड़ा निकालने आए या उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करे तो वो टीवी ड्रामा वाला तरीका अपनाएगी। यही सोचकर उसने एक टूटी टाइल उठाई और यान की छाती पर निशाना साधा। असल में कल रात सुइंग को छोड़ने के बाद यान सुगंध के पीछे पीछे उसके घर आया था। कमरे में लड़की गहरी नींद में थी, चाहे जितना हिला दे उठती ही नहीं। यान हैरान था, ये छोटी इंसान बिना फिक्रे ऐसे सो कैसे जाती है? सुइंग ने आधी नींद में आंखें खोली। क्या बात करनी है? तुमने कहा ना तुम मुझे नहीं खाओगे। यान पलके झपकाता रह गया, फिर सुस्त सी आवाज में बोला, अच्छा तो शुभ रात्रि, मुझे कुछ बात नहीं करनी। वो पलटकर बिस्तर पर लेट गया और सो गया। तुम जानबूझकर कर रहे हो? यान चिल्लाने ही वाला था कि बहन ने रोक लिया। शांत हो जाओ, हमें अभी भी इसकी जरूरत है। यान ने सोती लड़की को देखा। उसे एक अजीब सी झुंझुनाहट महसूस हुई। क्यों? ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे उसके हाथ में ताकत हो? थोड़ी देर बाद दोनों छत पर थे। बहन ने 3 जिम्मेदारियां बताईं। सुइंग की क्षमता पता करो और दिल को ढूंढो, उसे खुश रखो और उसे हर खतरे से बचाओ। यान चौंक गया। पहली के अलावा बाकी सब क्या है? दिल तलाश रहा हूं या बेबी सिटिंग कर रहा हूं? बहन ने ठंडी नजर से देखा। कोई समस्या है? दिल के टुकड़े ने तुम्हें दोनों को जोड़ा है।
उसने सुइंग को चुना और तुम्हें चुना, तो काम तुम्हारा। यान कड़वाहट से हंस दिया। हमेशा से तुम ही सबसे ज्यादा इंसानों को नापसंद करती थी। उस रात यान पूरी तरह विचारों में डूबा रहा। अगर उसकी सोच सही थी तो क्या सुइंग की मौत होगी, दुर्घटना, हत्या या अपने ही हाथों? तभी सुइंग चुपचाप खिड़की से बाहर निकली और उसकी ओर बढ़ी, टूटी टाइल उठाई और उसकी दस्ती पर निशाना साध दिया। उसकी आंखें तुरंत खुली और उसने देखा कि वो सहजता से टाइल फेंक रही है। नहीं, मैं नहीं कर सकती। नई साल पर भी मैं मुर्गी नहीं काटती। अचानक एक ठंडी पकड़ ने उसका हाथ पकड़ा और यान की छाती पर रख दिया। सुइंग की आंखें फैल गई। कोई धड़कन नहीं, कुछ भी नहीं। महसूस किया, हमारे पास दिल नहीं होता, हमें इंसानों की तरह मारना काम नहीं करता। सुइंग ने घबराकर निगलते हुए अपना हाथ दूसरी तरफ खिसकाया, फिर उसकी त्वचा को जिज्ञासापूर्ण छेड़ा। यान उछल पड़ा, आधा डरा आधा चिढ़ा। क्या कर रही हो? लगता है वेयरवुल्फ को बाहर रहने पर खुद की रक्षा करनी होती है। सुइंग ने बड़ी आंखों से पूछा। अगर दिल धड़कता नहीं तो खून कैसे चलता है? तुम्हारी स्किन का कलर कैसे बना रहता है? क्या तुमने बाहर आने से पहले